क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लास को रिवाइज कर रहे होंगे। बात करते हैं सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति की आज हम बात करेंगे वेग के प्रकार और गति के समीकरण का निगमन। दो टॉपिक को खत्म करेंगे इस पूरी सेशन में। गति के समीकरण का कलन शास्त्र विधि द्वारा यानी कि कैलकुलस मेथड से गति के समीकरण का निगमन कैसे किया जाता है उसको हम आज सीखेंगे। और वेग और हमारे वेग कितने प्रकार के होते हैं, चाल चाल कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों को हम चर्चा करने वाले हैं। सरल रेखा में गति के हम इंट्रोडक्शन क्लास को आपके वीडियो सेक्शन में भी पढ़ा है, आप देख सकते हैं आराम से। उसमें हम पूरी चैप्टर्स का फ्लो बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में हर हाल में पूछा ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेग और वेग के प्रकार। ठीक है, वेग किसे कहते हैं और वेग के प्रकार कितने हैं। सबसे पहले एक माइंड मैप द्वारा अगर हम समझ लें कि अगर हम वेग की बात करते हैं कि वेग कितने प्रकार का होता है, अगर हम ये कहने की कोशिश करें कि हमारा वेग कितने प्रकार का होता है, तो वेग हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है एक समान वेग और एक होता है असमान वेग। एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक है मेरे भाई असमान वेग। कौन सा? असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान वेग हमारा जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है औसत वेग और एक होता है ताक्षणिक वेग। एक होता है औसत वेग और एक होता है ताक्षणिक वेग। औसत वेग और ताक्षणिक वेग ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी और वेलोसिटी किसे कहते हैं। और अगर हम आपसे चाल की बात करेंगे तो ठीक चाल भी दो ही प्रकार का होगा, एक समान चाल, असमान चाल। असमान चाल भी हमारा दो प्रकार का होगा, औसत चाल और ताक्षणिक चाल। अगर हम त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण भी हमारा दो प्रकार का, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। असमान त्वरण हमारा दो प्रकार का, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण। यानी कि हमने माइंड मैप इसलिए बनाया ताकि आप नोट्स में इस चीज को ऐसे वेरीफाइड कर पाए और इसकी जो याद करने की या फिर समझने की टर्म्स हैं, जो समझने वाले जो वर्ड्स हैं उसको आप लिख लेंगे तो ये एक ही पेज में आपका वेग, चाल और समय, वेग, चाल और त्वरण तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जब ये तीनों चीज क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गति के समीकरण पे। यानी कि अगर कोई चीज गति कर रही है तो उसमें गति के समीकरण से, जैसे कोई हमने कह दिया कि प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग आपको निकालना है, समय दिया है, कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, इन सब के लिए हम गति के समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आपके क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सरल रेखा में गति में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गति के समीकरण और वेग में के बारे में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि एक समान वेग किसे कहते हैं, कि जब कोई गतिशील कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान विस्थापन तय करता है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या है? विस्थापन बटा समय। या फिर जब भी हमें विस्थापन और समय की बात करेगा इसका मतलब हमें वेग की बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। तो हम अगर बात करेंगे तो वेग बराबर विस्थापन बटा चूंकि समय होता है, तो जब कोई गतिशील कण समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। यानी कि जैसे आपने यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां से यहां तक को जितना, जैसे मान लीजिए आपको यहां से यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड लगा, ठीक है, 2 किलोमीटर पहुंचने में आपको 4 सेकंड लगा, तो बाकी का अगर आपको 2 किलोमीटर और चलना है तो यहां पे भी अगर आपको 4 सेकंड का ही समय लगना चाहिए। यहां पर भी आपको
4 सेकंड का ही समय लगना चाहिए, यानी कि तब समान समय अंतराल में आप समान दूरी तय करें, समान विस्थापन तय करें, तो हम इस बात को कह सकते हैं बहुत आराम से कि यह एक समान वेग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक समान वेग, और एक समान वेग के बाद अगर हम चर्चा करें, फिर आता है हमारा असमान वेग। असमान वेग ठीक इसी का उल्टा होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करता है, यानी कि समय में अंतर तो फिक्स है, समय लगातार बढ़ रहा है। अब आपको पता कि जैसे आपको कहीं जाना हुआ, बस आपको इस बात पे फोकस करनी है कि विस्थापन और दूरी, विस्थापन दूरी में आपको क्लेरिफाई होना चाहिए कि विस्थापन क्या है, दूरी क्या है। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, दूरी सिर्फ धनात्मक आपकी हो सकती है। विस्थापन कहते हैं तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, तय की गई पथ की लंबाई जितना आप चलते हैं, चाहे टेढ़ा मेढ़ा चाहे जितना चले, वो पूरी आपकी दूरी होती है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट फ्रॉम द टू फाइनल पॉइंट, यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जब कोई गतिशील कण समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करता है तो उसका जो वेग होता है वो असमान वेग कहलाता है, जिसे हम कहते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरे भैया औसत वेग। सबसे पहले समझते हैं औसत वेग क्या होता है। हमने कहा कि किसी गतिशील कण द्वारा तय किया गया विस्थापन था कुल समय अंतराल का अनुपात औसत वेग कहलाता है, यानी कि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए ये भी अच्छी बात है। उसके बाद आता है ताक्षणिक वेग। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ताक्षणिक वेग। यहां से टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ताक्षणिक क्या होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आखिर में क्या होती है, आइए इस बात को थोड़ा समझते हैं। किसी गतिशील कण को किसी विशेष समय पर वेग, किसी विशेष समय पर, जैसे अगर आपके गाड़ी की रफ्तार कुछ भी हो, आपका वेग कुछ भी हो, अगर कोई कह दे भैया 5 सेकंड पर आपका वेग क्या था, घड़ी बज के 5:15 पे एग्जैक्ट बताइए कि उस समय आपका वेग कितना था, तो एक आपको स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाए, एक टाइम दे दे कि भैया टी बराबर आपका 5 सेकंड पर वेग कितना था, टी बराबर 2 सेकंड पर कितना वेग था, तो एक आपको प्रॉपर टाइम दे दिया है ना, उसे हम कहते हैं मेरे भाई ताक्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। अगर हम ताक्षणिक वेग की तुलना करें कि ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, तो किसी क्षण का किसी विशेष समय पर वेग उसकी ताक्षणिक वेग कहलाती है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, माना किसी गतिशील कण का, माना किसी गतिशील कण का डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 समय अंतराल पर कण का वेग इसको कैसे डिनोट करते हैं वो उसको देख लीजिए जरा। ठीक है, कण का वेग या ताक्षणिक वेग। v ताक्षणिक वेग की अगर हम बात करें, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा में s अपॉन में डेल्टा में t, या फिर इसी को ऐसे प्रदर्शित करते हैं v इक्वल टू ds अपॉन में dt। याद रखिएगा जो हमेशा डेल्टा होता है वो हमेशा परिवर्तन को दिखाता है। किसको दिखाता है, डेल्टा फिजिक्स में परिवर्तन को दिखाता है। किसको दिखाता है मेरे दोस्त, परिवर्तन को दिखाता है। कौन, हमारे भाई साहब डेल्टा। समझते रहिए, हम चाल, कण, वेग और औसत चाल, औसत वेग, विस्थापन सबको समझेंगे, बशर्ते सिर्फ इस बात को जानते रहिए कि हमारे कहने का तात्पर्य क्या है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, छोटी सी बात है, हमने कहा कि ताक्षणिक वेग हमने एक विशेष समय दिया, वो विशेष समय अगर हमने लिखा डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यानी कि ये वैल्यू जो समय की है वो शून्य की ओर अग्रसर है लेकिन शून्य नहीं हो सकती।
ये जो हमेशा ये हमने लिखा है ये टेंडिंग टू, इसको कहते हैं कि की ओर अग्रसर है। लिमिट का मतलब है कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी कि समय जीरो की ओर अग्रसर है। समय लगातार, समय में अंतर हो रहा है, समय लगातार बदल रहा है। अगर हम बात करें तो लिखने का तरीका ये होता है, या फिर इस चीज को निकालने का ये तरीका है कि भैया अगर आपको ताक्षणिक वेग कभी निकालना रहेगा तो ds अपॉन में dt। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें से न्यूमेरिकल हमसे कैसे पूछा जाएगा। तो मेरे भाई इसमें जो विस्थापन का समीकरण होता है, विस्थापन का समीकरण आपको टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7 द्वारा तय की जाती है। टी बराबर 5 सेकंड पर कण का वेग बताइए, तो यहाँ पे टी के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ता है ds अपॉन में dt। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि डेल्टा जो है वो हमेशा परिवर्तन को दिखाता है, और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा हुआ ताक्षणिक वेग, ये हमारी रही ताक्षणिक वेग की बात। ठीक है, फिर अगर हम बात करें त्वरण की, फिर इसी पे आ जाते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, ये वही त्वरण है जिसको आप गाड़ी में कहते हो एक्सीलेटर। ये वही त्वरण है जिसको आप कहते हो एक्सीलेटर। वो वाकई में एक्सीलेटर नहीं होता, वो होता है एसीलेटर होता है। यानी कि जब जब आप एक्सीलेटर को तेज करते हो तो आपकी वेग बढ़ जाती है, एक्सीलेटर को कम, मतलब मैं बोल रहा हूं एक्सीलेटर, वो वाकई में एसीलेटर होता है। एसीलेटर से बना एसीलरेशन। और किसी भी वर्ड के प्रफिक्स सफिक्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो जान लीजिए। ऐसे जितने भी वर्ड है हमारे पास, अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में आप TION जोड़ दीजिए तो वो वर्ड नाउन बन जाता है। जैसे हमने कहते हैं नेशन, एजुकेशन, तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको TION देखने को मिल जाए, इसका मतलब वो कैसा वर्ड हो जाता है, नाउन हो जाता है। खैर अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने लग गया। बहरहाल चलते हैं, समझिए बहुत बेसिक बात है। सबसे पहले हमने वेग की चर्चा करी, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य, तो वेग का मान भी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होगा। बेसिक बात है, बहुत बहुत बेसिक बात है। जैसे हम वेग की बात करते हैं विस्थापन बटे समय, ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि भैया जैसे हम कहें, हमने कहा कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो आपको पता है विस्थापन का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा। इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आपको दे ही देते हैं, है ना। बहरहाल इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल दे ही देते हैं मेरे भाई। बहुत छोटी बात है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने किसी चीज पे धक्का मारा, है ना, किसी चीज को ढकेला मान लो, तो वस्तु जिस दिशा में हमने धक्का मारा उस दिशा में विस्थापित हो गई। हमने कह दिया विस्थापन धनात्मक हुई, हमने धक्का लगाया, ये चीज आगे गई, पॉजिटिव काम हुआ। आप किसी को धक्का, ट्रेन को धक्का लगाइए खड़े होके, ट्रेन के ऊपर आप ताकत लगाएंगे, ट्रेन आपको ठीक विपरीत दिशा में विस्थापित करेगी। आपका जो विस्थापन होगा वो ऋणात्मक होगा, उस समय ऋणात्मक होगा, बराबर बात है। अब आपके दिमाग में आ रहा सर शून्य कब होगा, शून्य भी तो होना चाहिए। अगर जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी वृत्ताकार पथ पे, यानी कि किसी गोली, जो सर्कल होता है, सर्कस होता है, मौत का कुआं आपने मेले में देखा होगा कई दफा, तो भैया किसी एक बिंदु से आपने चलना प्रारंभ किया, ठीक उसी बिंदु पर अगर आप वापस पहुंच गए तो विस्थापन हमारा वहां पे शून्य माना जाता है। जबकि अगर इसी बिंदु पे हम दूरी की गणना करने की कोशिश करें तो दूरी इसी जगह पे, दूरी का मान कितना होगा, इसी जगह पे दूरी का मान होगा 2πr। लेकिन अगर इसी कंडीशन पे हम विस्थापन की मान की गणना करने की कोशिश करें तो विस्थापन इस जगह पे शून्य मानी जाएगी। तो जहां विस्थापन शून्य हुआ वहां पे हमारा वेग भी शून्य हो जाएगा, जहां पे विस्थापन धनात्मक हुआ वहां हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, वेग धनात्मक हो जाएगा। जहां हमारा विस्थापन ऋणात्मक होगा वहां पे हमारा वेग ऋणात्मक हो जाएगा। सिंपल बात है। विस्थापन बटे समय मात्रक लिखना है तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है। अगर मान लीजिए आपको लिखना हुआ कि भैया वेग बराबर सारा क्या होता है, विस्थापन बटे आपने कहा समय, तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा भैया, मीटर, समय का मात्रक क्या हुआ, सेकंड, विस्थापन का मान क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अगर हम वो लिखने की कोशिश करें बीमा, तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा T, तो LT की घात में -1।
ठीक है, यही हो गया हमारा वेग। चलिए, ठीक इसी प्रकार अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें तो त्वरण की बात करते हैं। ठीक है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। अब अच्छा, आप सोचिए कि त्वरण को अभी मार दीजिए गोली, डेफिनेशन को मार दीजिए गोली, मोटी मोटी बात से समझते हैं। आपको त्वरण समझना है, ठीक है। त्वरण को कहते हैं एक्सीलेटर, जिसको आप कहते हैं स्कूटी का एक्सीलेटर बढ़ाएंगे वेग बढ़ेगी, घटाएंगे कम होगी, कांस्टेंट रखेंगे तो एक जैसे चलेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब मत बढ़ाइए, पकड़े रहिए थोड़ा सा हट के, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। वही बात है कि त्वरण डिपेंड किस पे कर रहा है, वेग में परिवर्तन के। जब तक वेग में परिवर्तन हो रहा है तब तक त्वरण है, और वेग में परिवर्तन होना बंद हो गया तो हमारा त्वरण नहीं होगा। तो किसी गतिशील कण का वेग में परिवर्तन की दर को मतलब समय से ही लेते हैं, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। किसी गतिशील कण का वेग में परिवर्तन दर को त्वरण करते हैं, इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं किसी गतिशील कण का एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा में टी। अच्छा, अब ये वाली परिभाषा कैसे आई? दोनों परिभाषा आपके लिए सिंपल है, चाहे जो परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा में निकालनी हुई, हम ये नॉर्मल कहेंगे कि भैया एकांक समय में, यानी कि एक सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन होगा वो उसकी त्वरण कहलाएगी। अब जैसे मात्रक लिखना आपको हो गया, तो मात्रक कैसे लिखोगे जरा देख लो। जैसे वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। सेकंड का समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये वैल्यू क्या आ गई, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका मात्रक आ गया। मात्रक लिख लिया मीटर पर सेकंड। अब वीमा लिख लीजिए थोड़ा सा, वीमा के बारे में। वीमा जितना ज्यादा, जैसे जैसे फार्मूला आपको पूरे क्लास 11 फिजिक्स में पढ़े, देखिए बात बहुत सिंपल है और बात बहुत सीधी है। जैसे जैसे आपको फार्मूला देखने को मिले, वैसे वैसे आप सिर्फ एक काम करिए, सुकून से सबका वीमा लिखते चलिए, सबका मात्रक। ये दो चीजें जितना आप कंठस्थ कर लेंगे, क्लास 11 की फिजिक्स पे अगर आपको पकड़ बनानी है, मात्रक तथा वीमा, अवकलन समाकलन, मतलब बेसिक जो मैथ फॉर फिजिक्स है, उसकी वीडियो आप डालेंगे, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स बाय किशन सर, आ जाएगा आपको वीडियो। वो वीडियो जितना ज्यादा हो सके एक बार दो बार देख लीजिए, क्योंकि वो काम आएगा, आपके काम वही आना है आपको। ये बात तो तय है कि काम वही आना है मेरे भाई, और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। तारीफ ये है कि सच कुछ भी नहीं, समझ गए? तो भाई मेहनत करना है, और क्लास 11th में अगर आप सीरियस हो, क्लास 11th में सीरियस होकर पढ़ रहे हो, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम टाइम, मतलब हाफ ईयरली के एग्जाम टाइम के पहले आपकी एक बुक पूरी तरीके से खत्म होगी। पूरा कोर्स एनसीईआरटी का पूरा कोर्स, क्लास 11th एनसीईआरटी कंप्लीट विथ न्यूमेरिकल, ये कंप्लीट पूरा कराया जाएगा। और अगर आप इससे सहमत हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर पढ़ाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं सर। और दूसरी बात है कि अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो, तो जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करिए। उससे क्या आइडिया होता है, टीचर्स पढ़ता है अपनी लेक्चर्स के कमेंट्स को, तो जरूर पढ़ता है वो, कोई भी टीचर हो, इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको ये आइडिया लगता है कि हाँ बाकी के लेक्चर्स में कैसे ले जानी चाहिए बच्चों को, किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि क्लास 11 की फिजिक्स पूरी पढ़ाई जाएगी, ये बात मैं आपसे कह दे रहा हूं, लेकिन आप मन लगा के पढ़ें तो बात तो बनती है। चलिए, वीमा तक थे हम लोग, किसकी वीमा कैसे निकालेंगे। वीमा निकालना आसान है। मीटर का क्या हो जाएगा L, सेकंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा टी की घात में 2, ऊपर चला जाएगा LT की घात में -2।
LT की घात में -2, ये रही त्वरण के बराबर। यानी कि जब तक वेग में परिवर्तन हो रहा है तब तक त्वरण में है। नोट में लिखिएगा, यदि वेग का मान अचर हो जाए, अचर यानी कि कांस्टेंट, न बदले, कांस्टेंट हो जाए, अचर होने पर त्वरण शून्य होगा। आखिरी में लिखिए त्वरण का मान शून्य। अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर आप 40 की रफ्तार से चल रहे हो, 40 की ही रफ्तार से लगातार चल रहे हैं, अपने स्कूटी की चाल में कोई परिवर्तन नहीं करे हैं, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी यथा स्थिति में एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का मान हमारा शून्य हो जाएगा। ये मुझे बताना था आपको। ये त्वरण की रही पूरी घटना कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का मान कितना होता है, त्वरण के प्रकार कितने होते हैं, उन सब के बारे में, है ना। चलिए, यहां तक उम्मीद है कि सबको क्लियर हुआ होगा। त्वरण से रिलेटेड और जानकारी है, जैसे त्वरण के प्रकार कितने होते हैं, त्वरण भी 2 प्रकार का होता है। अगर आप वेग समझे हैं तो त्वरण समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। एक है मेरे भैया एक समान त्वरण और एक है असमान त्वरण। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, जरा इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बहुत छोटी बात है। अगर हम आपसे चर्चा करने की कोशिश करें कि भैया किसी गतिशील कण की वेग समान समयांतराल में परिवर्तन समान हो तो कण का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। यानी कि समझिए, वेग में तो परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन, लेकिन समान समयांतराल में परिवर्तन समान हो। मतलब ये समझो कि अगर 5 सेकंड बाद आपके कण की चाल 25 थी, ठीक है, 25 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आप चल रहे थे इतनी दूरी से, तो बाकी के बची स्थिति में आप कैसे चलेंगे, इस बात पे ये डिपेंड करता है कि समान अंतराल, समय में अंतराल तो होगा। चाहे आप चाल पढ़ेंगे फिर भी समय में अंतराल होगा मेरे भाई, वेग पढ़ेंगे तब भी समय में अंतराल होगा, और अगर त्वरण पढ़ेंगे तब भी समय में अंतराल होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन, जैसे पहले आपने स्कूटी का थोड़ा सा घुमाया, अगले 5 सेकंड में बाद आपको उतना ही वेग में परिवर्तन करना है जितना पहले आपने किया था। पहले आपको घर जाना था तो पहले आप बहुत खींच के गए, पहले 10 के चले, फिर 20 की रफ्तार से, फिर 30, 40, 50, 60, 100, ऐसे 100 तक गए, तब तक पहुंच गए स्कूल। जब आपको वापस आनी है तब भी आपको उतना ही, पहले 10 से स्टार्ट करिए, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, 90, 100। तो आप ये देखेंगे जितना टाइम आपको अगर 15 मिनट लगा था स्कूल पहुंचने में, तो जाते वक्त भी 15 मिनट ही लगेगा। हालांकि आपको 100 तक नहीं जाना है, वरना आप कहीं और पहुंच जाएंगे जहां आपको अभी नहीं पहुंचना है, समझ गए। तो जहां पहुंचना है उसके हिसाब से इस बात को जान लीजिए, ठीक है। तो समान समयांतराल में समान वेग में परिवर्तन हो। दूसरा आता है असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा, गतिशील कण के वेग में समान समयांतराल में असमान परिवर्तन, समझिए इस बात को। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी गतिशील कण के वेग में समान समयांतराल में परिवर्तन असमान हो। यानी कि आप जा रहे हैं स्कूल, तो आपने क्या काम करा, पहले गए बहुत आराम से, आखिरी में पहुंचे, आपने चाल में वेग में परिवर्तन कर दिया। जब आने लगे तो आप आए तो तेज, उल्टा था जब आप घर से जा रहे थे, जब आप घर से निकले, जब आप घर से आपको यहां पे पहुंचना था, स्टार्टिंग में तो आप बहुत धीमे धीमे गए, जब पहुंच रहे थे अचानक से बहुत तेज पहुंच गए। लेकिन जब आपको यहीं से वापस आना पड़ा तो आप आए तो बहुत तेज, आए बहुत तेज, उसके बाद आखिर में धीमे धीमे हो। तो आपने इसे उल्टा किया। हुआ क्या इसके साथ, हुआ है कि गतिशील कण के वेग में समान समय अंतराल में परिवर्तन असमान हो गया। पहले कुछ और था, फिर बाद में कुछ और। तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है औसत त्वरण, जैसे औसत चाल वैसे औसत त्वरण, जैसे औसत वेग वैसे औसत चाल वैसे औसत त्वरण। त्वरण पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्वरण और वेग, प्रारंभिक अंतिम वेग,
त्वरण, ये सब आपको गति के समीकरण में लगातार ये सारी चीजें मिलेंगी, तो आपको याद रखिए। मतलब अगर इस वीडियो में हमने पूरा गति त्वरण पढ़ लिया, मंदन पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया, पूरा चाल पढ़ लिया, तब हम प्रयास करेंगे कि अगर टाइम नहीं रहता है तो हम एक स्पेशल वीडियो सिर्फ गति के समीकरण और उस पर न्यूमेरिकल के, मतलब सारे गति के समीकरण को डेरिवेशन दोनों मेथड से, एक सामान्य विधि है, कलन विधि है, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल ढेर सारे, एक वीडियो इसकी स्पेशल मैं बना दूंगा ताकि आपको गति के समीकरण में ना निगमन में प्रॉब्लम आए, और दूसरा प्रॉब्लम आपके साथ है न्यूमेरिकल कि सर हमें ये नहीं समझ में आता कि किस फार्मूले में गति का कौन सा समीकरण लगाना है, ये मैं काम करूंगा। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना। उसके बाद मैं ग्राफ, वीटी चाल समय ग्राफ, चाल वेग ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, ग्राफ का एक अलग से वीडियो, ताकि आपके दिमाग मैकेनिक्स का मजबूत करना है मेरे भाई, तो ये सारे टॉपिक्स को अलग अलग करके चीथड़ा चीथड़ा करके पढ़ो, अलग सलग करके पढ़ो, तब मजा आएगा मेरे दोस्त, समझ रहे हो। चलिए सुकून से देखिए, फिर कह रहा है औसत त्वरण, किसी गतिशील कण के संपूर्ण वेग परिवर्तन तथा समयांतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि औसत की बात करें तो औसत त्वरण बराबर कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल समयांतराल। कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल समयांतराल होता है। जितना वेग में टोटल परिवर्तन हो उसको जोड़ दीजिए और जितना समय में अंतर हो उसको जोड़ दीजिए और ये खत्म हो जाएगा। फिर हमारा आता है मेन चीज ताक्षणिक त्वरण। जैसे आपने ताक्षणिक वेग पढ़ा वैसे ही आपका ताक्षणिक त्वरण हो जाएगा। जैसे किसी गतिशील कण का किसी विशेष समय पर त्वरण उसका ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताइए कि t बराबर, हमने कहा भैया ये बताओ ये 5 सेकंड बाद आपका त्वरण क्या था, एक्सीलरेशन क्या था, कण का त्वरण क्या था, यानी कि कण में कितना वेग में परिवर्तन हो रहा। उन आदमी याद रहा गांव से कह गए भैया ये बताओ 1 घंटा पहले फलाने के लोग लड़कियां रहा वो कितने तेजी से भागा। कि तेजी से भागा का मतलब क्या, तेजी से भागा का मतलब वो हुआ कि वेग में परिवर्तन हुआ 1 घंटे पहले कितने में परिवर्तन हुआ भाई, देखा बहुत तेज से भागा, कहा लग गया, अरे फलाने के यहाँ का सामान लेके चला गया, ये कहीं समझ गया, वही मतलब लेके चला गया, सामान लेके चला गया, समझ गए। तो अगर हमने कहा कि t बराबर 5 सेकेंड तो हमने एक विशेष समय दे दिया, इसको हमने एक समय दिया जिसको हमने कहा स्पेसिफिक टाइम हमने दे दिया एक विशेष समय पर। तो किसी गतिशील कण का किसी विशेष समय पर जो त्वरण होगा उसका ताक्षणिक त्वरण कहलाएगा। तो ऐसे लिखेंगे इसको, माना कोई गतिशील कण डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 समय अंतराल पर तो लिखेंगे समय कण का ताक्षणिक त्वरण ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसको ऐसे पढ़ते भी हैं डेल्टा में v अपॉन में डेल्टा में t, या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके और बना के a इक्वल टू dv अपॉन में dt, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका है, आप किसी भी माध्यम से लिख सकते हैं। अच्छा, चाहे वो ताक्षणिक वेग हो, चाहे वो ताक्षणिक त्वरण हो, चाहे वो ताक्षणिक चाल हो, सवाल बनते हैं इधर से ही। अब ऐसा नहीं कि आपको दे दिया कि भैया कोई कण 5 सेकंड बाद 5 मीटर विस्थापित करती है उसका भैया वेग बता दो, तो भैया 5 से 10 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकाल लिए, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। मेन चीज है इसमें ये, पूरे सरल रेखा की गति में पूरे मैकेनिक्स में आपको मोस्टली जो चीजें इस्तेमाल करने को मिलेंगी वो अवकलन और समाकलन से मिलेगी, और यही आपको क्लास 12th में भी मिलेगा।
इस वजह से जितना पकड़ आप अभी फिजिक्स पे बना ले जाएंगे उतना आपके लिए आने वाले टाइम के लिए थोड़ा सा राहत हो जाएगा, ये कहने का कुल तात्पर्य है। इस वजह से मैं कह रहा हूं इस पर थोड़ा सा विशेष आप जोर दीजिए, ठीक है, याद रखेंगे। फिर आता है हमारा इसमें एक आखिरी टॉपिक जिसका नाम है भैया मंदन। मंदन आपने सुना होगा, ठीक है, चंदन सुना होगा, चंदन के बाद मंदन आता है। तो मंदन क्या है? मंदन को अंग्रेजी में कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? आदमी जिससे रिटायर नहीं हो जाता, रिटार्डेशन का मतलब सरकार की नजर में वो थका हुआ आदमी है, खत्म, चूरन, टाटा बाय बाय। रिटार्डेशन का मतलब कोई आदमी थक गया है, थका हुआ आदमी रिटार्डेशन के अंदर रिटायर्ड हो जाता है। जैसे हमने कहा ना कि रिटार्डेशन का मतलब है कि जब कोई भी चीज ब्रेक मार के धीरे धीरे हल चला के रुकने की कोशिश करे, कार में चल रहे अचानक ब्रेक मारी, वो धीरे धीरे रुकने की कोशिश करे हमेशा, यानी कि उसके वेग में, उसके चाल में रुकावट आएगी, लगातार विरोध होगा, धीरे धीरे रुकना स्टार्ट होगी। यानी कि मंदन की बात करेगा तो वस्तु हमेशा रुकेगा, रुकता हुआ प्रतीत होगा, रुकने का आपको लगे, ब्रेक कहीं लगा मिल जाए, साइकिल में, गाड़ी में, है ना, कहीं कोई किसी को ठोकर लगने के बाद काम हो जाए, ये तो अक्सर दिल में होता है। ठोकर नहीं लगना चाहिए, ठोकरों से दूर रहिए, ब्रेक और यहां तक तो ठीक है, ठीक है। जब कोई वस्तु गतिशील हो और उसका वेग समय बढ़ने के साथ घटता जाए, समय तो हमेशा बढ़ रहा है, अभी कुछ बज रहे हैं, फिर बाद में कुछ और बजेंगे, ये तो बचता रहेगा, ठीक है। घटता जाए तो वस्तु का ऋणात्मक होना, वस्तु के त्वरण का, वस्तु का ऋणात्मक होना, नहीं वस्तु ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं, वस्तु के वेग का ऋणात्मक होना, ठीक है, त्वरण के इस ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आराम से, सुकून से लिखेंगे, या फिर मैं आपको एक लाइन में परिभाषा बता देता हूं, वेग के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। यानी कि जब वेग घट रहा हो तो उसे मंदन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अचानक से एक्सीलरेटर खींच दी, वेग में परिवर्तन खटाखट होने लगा, आप ये देखेंगे जैसे ब्रेक मारे अचानक से तो गाड़ी धीरे धीरे स्लो होती है, तो आप ये कह सकते हैं ए बराबर माइनस में डीवी अपॉन में dt। वेग के ऋणात्मक, ये माइनस मान को हम क्या कहते हैं मेरे भैया? मंदन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं, वेग के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। वेग के ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? मंदन कहते हैं। और रिटार्डेशन, या फिर इसको इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। जो आपका न्यूमेरिकल आता है, गति का तीसरा समीकरण आता है, मोस्टली आपको हमेशा ये देगा कि अगर कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही थी तो ब्रेक मारने के बाद वह कितने समय पश्चात रुक जाएगी, ऐसे सवाल पूछा जाता है हमेशा। चाल समय दूरी से हमेशा लगातार ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में लगभग हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। और अगर हम आपसे बात करें तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस पे चर्चा करेंगे 2-3 चीजों पे, जो मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद हमारा गति के समीकरण का निगमन रह गया है, ठीक है, तो निगमन है। उसके बाद मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ 1 वीडियो बनाऊंगा, 1 शॉट, जिसमें आपका गति के समीकरण रहेगा प्लस न्यूमेरिकल, ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद एक में चाल, समय, वेग, इन सब के बारे में आपका रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा। और थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।